नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेट ज्ञान बाय रोशनी चैनल में। उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम यूसी नेट हिंदी 2023 दिसंबर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि पुराना पेपर समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, पुराना पेपर सॉल्व करने से हमें आने वाला एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलता है। दोस्तों, किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज आप कितने सही उत्तर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए दोस्तों। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला, ये आपका यहाँ की मात्रा है दोस्तों। इसमें पौधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, जिसमें से सही युग्म है मतलब वो बताना है आपको। ये आपका पहले है, इसको आप पहले कर लीजिएगा। झूठा सच के पहले खंड, ठीक है। वतन और देश में एक जो शब्द आया है, क्या आया है? भोला पौधे की गली के औरतों के बीच में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई, क्या आई है? हिंदू रक्षा कमेटी, ठीक है। तो जो हिंदू रक्षा कमेटी है, उस कार्यकर्ता के नाम का सही आपको सुमेलित करना है। उसमें से आपको देखना है ए बसंत कौर, कांता, बी ज्ञान देवी, सतवंत, सी ईश्वर कौर ज्ञान देवी, डी दुर्गा ईश्वर कौर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो इसमें का जो सही युग्म है वो है आपका ईश्वर, ये आपका कौर है, ईश्वर कौर और क्या है? ज्ञान देवी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा आपका सी। ये आपका झूठा सच यशपाल का है दोस्तों, है ना, जिसमें 2 खंड है। तो पहला खंड में है वतन और देश, वतन और देश है पहला भाग में, और ये है 1958 ईस्वी। और दूसरा भाग है आपका देश का भविष्य, ये है 1960 ईस्वी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? ए 14, बी 15, सी 13, डी 12। जो चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक है उसमें कितने दृश्य है आपको ये बताना है। तो इसमें है आपका चंद्रगुप्त नाटक में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए 14। चलिए इसमें और कुछ और जान लीजिए। इसमें चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य है? 14 दृश्य, है ना। और चंद्रगुप्त नाटक किसकी है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, क्या होती है? अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? आपको बताना है। इसमें का मतलब स्वयं लेखिका ही लिखी है, ठीक है। कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, ठीक। तो ए है ठाकुरी, ये आपका ठाकुर बाबा लिखा है, ये री कर लीजिएगा इसको, ठाकुरी बाबा है। ये ठाकुरी बाबा का महादेवी वर्मा का है। प्रेमचंद्र, बी प्रेमचंद, सी एक कहानियां भी, डी आप हुदरी। तो जो स्वयं लेखिका लिखी है वो है आपका एक कहानी यह भी, सी राइट आंसर है। और ये कहानियां भी किसकी है? ये मनु भंडारी की ने कहा है ना।
ये कहानियां किसकी है? मनु भंडारी। ठीक, ये आपका उपन्यास है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन 1 है आपका, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन 2, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार का है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए हैं दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 आप पढ़िए, फिर इसमें सही कौन सा है आपको आंसर करना है। ठीक है, तो गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी, उसमें जो गोदान उपन्यास है उसमें गांव का नाम क्या है? एक बेलारी है और एक सेमरी है ना। उसमें ग्रामीण पात्र है और शहरी पात्र है, तो ग्रामीण में बेलारी आ जाएगा आपका, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। और सेमरी है आपका शहरी क्षेत्र गांव का नाम है। तो सेमरी, बेलारी और सेमरी के केवल 5 मील का अंतर है। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों। बेलारी और सेमरी में कितने मील के अंतर है? 5। कथन 1 सही है। और कथन 2 क्या कह रहा है? वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार का है ना। इसमें क्या कह रहा है कि ये पात्र किसका है? आपका गोदान उपन्यास के ओमकार नाथ का। तो ये आपका गलत है, कथन 2 गलत है ना। ये आपका ओमकार, ये 2 किस लिए गलत है दोस्तों? क्योंकि ये ओमकार का कथन नहीं है, ये मेहता का कथन है, इसलिए कुछ कथन 2 आपका गलत है। तो कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य। कहाँ दिया है? कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य, आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका पौंगी है दोस्तों। पौम्या की मात्रा पा, पौम्या की मात्रा पौ, पौंगी। ठीक है, अम की मात्रा है इसमें, सॉरी इसमें है पौंगी में। पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना इस कथन में। ये भी आपका पौंगी है। ठीक है, पौंगी का अर्थ क्या है आपको बताना है दोस्तों। एक जो पौंगी शब्द आया है उसका अर्थ बताना है। ए पागल, बी बौद्ध साधु, सी विक्रेता, डी क्लर्क। ठीक है, जो पौंगी शब्द आया है उसका आपको अर्थ बताना है। मतलब पौंगी का मतलब क्या है? तो पौंगी का मतलब है आपका बौद्ध साधु। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहीं से आपको समझ आ रहा है। पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना, है ना। घूमना कौन घूमता है? साधु व साधु लोग तो घूमते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए पढ़ते हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। ए, धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। बी, यह नाटक 7 अंगों में विभाजित है। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के, ये आपका 18वें दिन, है ना। ये आपको
18वें दिन, है ना, 18 दिन लिखी हूँ, ये आपका 18वें, ठीक, 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। डी, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ई, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का श्राप है। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया था। ये आपका ए सही है, ठीक है। फिर है आपका, इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन, ठीक, ये 18वें दिन है, दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ की कृष्ण की मृत्यु क्षण तक है, ठीक है। एसी कहाँ कहाँ है आप देखना, यहाँ यहाँ है, तो आप इसको ए को काट दीजिए, बी को भी काट दीजिए, है ना, एसी। अब आपको ई और डी में देखना है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय गाथा गायन की योजना है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का श्राप है। अठारहवें दिन है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय गाथा गायन की योजना है, ये आपका सही है। और नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का साप है, ये आपका गलत है। तो ए सी और डी, आपका डी आंसर सही है। ये यहाँ पे दिया है दोस्तों, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का साप है ना, ये गलत है, क्योंकि तीसरे अंक का गंधारी शाप नहीं है। गंधारी का श्राप आएगा, आपका शाप आएगा चौथा अंक में। ये श्राप है, ये शाप है दोस्तों, ठीक है, ये ऐसा है श्राप। ये आपका चौथा अंक है, तीसरा अंक नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दो कथन दिए गए हैं, है ना, आपको कथन पढ़ना है, फिर उत्तर दिया है, 4 ऑप्शन है, उसमें से सही उत्तर चुनना है। चलिए पढ़ते हैं। कथन 1, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। कथन 2, शाप भरातन प्रजातंत्र यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रशिमरथी की है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ए बी सी डी दिया है, उसमें आपको सही उत्तर चुनना है। चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सत्य सत्य दिया है उसको, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है दिया है इसमें, है ना, तो इसमें दुष्यंत का उल्लेख नहीं है ना, तो इसलिए आपका ये कट गया। फिर है, इस रचना में उन्होंने मुख्यतः कविता की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। शकुंतला तथा दुष्यंत का उल्लेख कालिदास विचरित अभियान शकुंतला में है तथा साप भरतन प्रजातंत्र। कथन 2 है, साप भरतन प्रजातंत्र यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रसिमरथी की नहीं है, इसमें है दिया है, तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ये आपका साप भरा तन दिया है यहाँ पे ना, ये याद रखना है आपको, ये
ये पूछा है कि साप भरा तन, और क्या पूछा है, प्रजातंत्र। ये इतना पूछा है कि साप भरा तन प्रजातंत्र काव्य पंक्ति, है ना। ये आपका रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के ईड़ा सर्ग से है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, है ना। इसमें पूछा क्या गया है, साप भरा तन प्रजातंत्र यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जयशंकर प्रसाद कामायनी की है, ये आपको याद रखना है। तो ये गलत हो गया, तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य है। तो ये आपका आएगा बी आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ उपयुक्त तथ्य है। ए, अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बी, राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ। सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे। डी, विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। ई, भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344 एक के अनुसार में राजभाषा, है ना। यहाँ पे आपका 1, ठीक, यहाँ 1 लिखा है तो इसको आप काट दीजिए। 1 के अनुसार में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। तो आपको इसमें बताना है राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये आपका बी सही है। तो बी कहाँ कहाँ है वो रखना है आपको, फिर काट देना है, ठीक। फिर है विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप के माध्यम तथा राजभाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। माध्यम भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो आपका डी, ठीक है। उसके बाद ए, बी और डी कहाँ है दोस्तों, ई में दिख रहा है, बी डी यहाँ पे है आपका, यहाँ दिख रहा है, ये आपको काट दीजिए, इसको भी, ई को भी आप काट सकते हैं, है ना। फिर और पढ़ लीजिए इसको, डी के बाद ई, भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बी, डी और ई सही है, ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, और अनुच्छेद उसमें दिया हुआ है 343 से 351 तक, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, डी और ई, ए आंसर है। क्वेश्चन हमारा यहीं तक था दोस्तों, है ना। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, यही सफलता की कुंजी है दोस्तों। अगर आज का PYQ मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला PYQ सबसे पहले आपको मिले, है ना। और कमेंट में लिखिए आज आपने कितने सही जवाब दिए हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।